यूपी में आपको लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। प्रशांत कुमार की है 1900। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 300 प्लस एनकाउंटर किए हैं। कानून के दायरे से बाहर जाकर आप लोग ये करते थे। आपको क्या ये लगता है कि इतने बड़े सिस्टम में सब चीज गलत करके कोई ऐसे ही बच जाएगा? एनकाउंटर में तो पहली गोली पैर पे होती है, फिर पुलिस वालों को लेकर एक ही स्टेटमेंट। उसने हमारे दरोगा से पिस्टल छीनी। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ। जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आप उसका रिजल्ट देखें, अपराध में क्या कमी आई। आपने अपनी किताब का नाम द इन्फोर्सर रखा है। यूपी में आपको लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। आपके बारे में गूगल करो तो निकल कर आता है 300 प्लस एनकाउंटर किए हैं। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टैग कैसे देखते हैं? ये तो छाती पे मेडल जैसा है या बोझ है, या आपको लगता है नहीं वेल डन? नहीं, ऐसी वो अतिशयोक्तियाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और किताब तो अनिरुद्ध मित्रा ने लिखी है, उन्होंने अपने टाइटल्स बनाए हैं। ये अवश्य है कि उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया, फिर हमसे भी कांटेक्ट किया कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ। तो सूचनाएं तो जो पब्लिक डोमेन में है वही है इसमें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क का पक्षधर मैं रहा हूँ, और जहाँ भी चाहे फील्ड में हो या फिर मैं पैरामिलिट्री में भी था, तो जो जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ। और जो भी नीतियाँ या लक्ष्य होते हैं उसको मैं अवश्य। अब ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट आप दे दी। देखिए हमारे यहाँ हम थोड़ा ना स्पेसिफिक पूछते हैं। जो सरकारी आंकड़ों में है, कितना एनकाउंटर किए हैं? नहीं, डायरेक्ट तो मेरा अपना पर्सनल, जिसमें कि देखिए एक जो ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन आप प्लान करते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहां आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो खुद पार्टिसिपेट करने वाली बातें हैं, तो ऐसे करीब 10 केसेस होंगे जहां आदमी खुद जाता है। क्योंकि जब वैसी स्थिति आती है, जब आपके सबऑर्डिनेट ये देखना है, आपके मेटल को भी टेस्ट करते हैं, आपकी फौज या आपकी टीम ये देखना चाहती है कि मेरा लीडर कैसा है। तो जब तक आप फ्रंट से नहीं लीड करेंगे, तब तक वो न तो आपको अपना लीडर मानेंगे। जैसे होता है ना कि घुड़सवार के बारे में है कि घोड़े को पता होता है कि घुड़सवार कैसा है, वो उस हिसाब से बिहेव करता है। तो जब आप अपने प्रोफेशनलिज्म से अपने टीम को मोटिवेट करेंगे, लीड करेंगे, तब जाके लोग आपका लोहा मानते हैं। तो वैसे क्षण आते हैं, हर एक पुलिस ऑफिसर के लाइफ में आते हैं, और मेरा अपना मानना है कि सभी को वैसी स्थिति में लीड करना चाहिए अगर वो एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। तो किसी एनकाउंटर में जाने से पहले सबसे कठिन फैसला क्या होता है? कुछ नहीं, वो तो जब ऑपरेशन में गोलियां चलती हैं तो उस समय सीनियर जूनियर और वरिष्ठ कनिष्ठ की कोई बात नहीं रहती। वो तो आप फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। जो एक सिपाही के साथ हो सकता है, वो लीडर के साथ भी हो सकता है। ये फौज के ऑपरेशंस में भी होता है, आपने देखा होगा। तो उस समय सभी तैयारियां की जाती हैं, जिस तरह का लक्ष्य है उस तरह से घेराबंदी की जाती है, प्रोटेक्शन लिया जाता है क्योंकि हम लोग बेटर ट्रेंड होते हैं, और तब उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो जिन 10 एनकाउंटर में आप गए थे, कभी लगा कि आज शायद घर ना लौट पाए? नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी आपको लगा ऐसा? हाँ, ऐसी होती हैं। एक बहुत पहले की बात है, मैं सोनभद्र ज़िले में था, और एक मुखबिर की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, और वो शाम का समय था, और ये सूचना आई कि वो पूरी टीम जो है वो जंगलों में है, और ऐसे चांसेस हैं कि वो हमारे पुलिस चौकी पे अटैक कर सकते। तो इस सूचना के बाद से ऐसी रणनीति बनाई गई। उसमें भी 2 मत थे कि इस तरह की चीज़ें ट्रैप करने के लिए भी लगाई जाती हैं कि अगर इस पे पुलिस मूव करेगी तो पुलिस पे हम अटैक करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर पुलिस बल न जाए
और हमारे थाने पे अटैक हो जाए तो ये एक और काउंटर प्रोडक्टिव होता। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने पूरी टीम को लेके पैदल उस पहाड़ी इलाके में हमने चौकी पे हम लोग गए थे। और काफ़ी जब हम लोग वहाँ पहुँचे और जब हमारे जवानों ने हम लोगों को देखा तो वो जो क्षण है वो केवल फील किया जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है कि जिस तरह की खुशी या रिलीफ उनको मिला कि नहीं अब हम लोग सेफ़ हैं और हमारे वेपन नहीं कोई लूट सकता, या हमारे चौकी पे अटैक, या हम इतना बल है कि हम किसी के साथ 4 घंटे 10 घंटे फायरिंग भी अगर होगी तो हमारे पास इतना फायर पावर है, इतना जनशक्ति है, या हमारे एसपी हमारे सामने हैं, तो वो इन चीज़ों का एक कॉन्फिडेंस रहता है। अच्छा, कभी किसी ने आपसे कहा कि आपकी मूंछों की वजह से एक इंप्रेशन अलग पड़ता है? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। आपकी मूंछों की बड़ी चर्चा रही जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था तब भी नहीं और बाद नहीं, में भी। ऐसी कोई बात होती नहीं है। किससे इंस्पायर होकर मूंछ रखी थी आपने? नहीं, ये तो मैं तमिलनाडु में था, वहाँ बहुत इसका रिवाज था, तो उसी समय से मुझे लगता है कि कुछ दिमाग में इस तरह की बातें थी। कै साल से रख रही हैं वाली मूंछ? ये तो 10 साल लगभग हो गए। तो इसके बारे में कोई तो नोटिस, कोई कॉम्प्लीमेंट तो आया होगा? नहीं, ये सब चीज़ें तो व्यक्तिगत कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। ओके, अब हम शुरू करते हैं सर। कई घटनाएं आपने लाइफ में कवर की हैं। सबसे बड़ा अपराधी कौन है जिसके बारे में आप शुरू करना चाहेंगे? आपके कार्यकाल में अपराधियों की पूरी फौज रही है, बहुत सारे अपराधी रहे हैं। नहीं, ऐसे अगर हम कुछ तो क्रिमिनल होते हैं, कुछ माफिया भी होते हैं, तो हमने सभी तरह के अपराधियों से डील किया है। और इस बात का मुझे सेटिस्फैक्शन है कि ऐसे माफिया जिनकी 25-25, 30-30 साल की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, उनको सज़ा दिलाने में भी हम लोग सक्सीड किए। और वो इसलिए संभव हो पाया कि सरकार की एक नीति रही कि अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति थी। और हम लोगों ने केवल अपने ऑपरेशनल पावर को ही नहीं ठीक किया, हमने 360 डिग्री पुलिस की वर्किंग में सुधार लाए। जैसे इन्वेस्टिगेशन का है, एविडेंस का है, विटनेस प्रोटेक्शन का है, अपने प्रोसिक्यूटर को सही करना है। और इस तरह से एविडेंसेस हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किए कि ऐसे माफिया जो कि बहुत लंबे समय तक कानून की गिरफ्त से बाहर थे, उन सबको हम लोगों ने आजीवन कारावास और लंबी सजाएं दिलाई। और आज के दिन में करीब ऐसे 120 मुख्य माफिया या उनके गुर्गे हैं जो कि जेल में। सर, ये तो यूपी में काफ़ी लोग कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पिछले समय के मुकाबले बेहतर हुई है, लोग थोड़ा सेफ फील करते हैं। लेकिन आप पर कई एलिगेशन भी आते हैं। मैं केसेस जाने के पहले उन एलिगेशन से बात कर लेता हूं। जैसे एक आरोप ये लगता है कि 2017 से 22 के बीच में 150 प्लस एनकाउंटर हुए। अब उसमें विपक्ष बार बार कहा कि ये दायरे, कानून के दायरे से बाहर जाकर आप लोग ये करते थे। मानवाधिकार संगठन जो हैं, आई एम श्योर आप यूज्ड टू होंगे उन लोग के आरोपों को लेकर, वो कई बार कहते थे कि यूपी में मॉडल कानून का नहीं, और इसके सबसे बड़े चेहरे आप ही को लोग रखते थे। नहीं, देखिए, ये बातें जो करते हैं, कोई भी ऑपरेशन होता है और ख़ासकर वैसे ऑपरेशन जिसमें कि बदमाश मरता है, तो उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसकी जांच कैसे होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके गाइडलाइंस तय कर रखे हैं, ह्यूमन राइट कमीशन ने उन चीज़ों को तय कर रखा है, उसकी समयबद्ध तरीके से रिपोर्टिंग होती है, क्या क्या चीज़ें जानी है। और जो आदमी उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहता है उसको उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से, जो कि एक सामान्य अपराधी भी गुजरता है। तो वो अग्नि परीक्षा प्रत्येक पुलिस वालों को देनी पड़ती है, जो कि शायद इन लोगों को नहीं पता, या ऐसे लोग जो कि एक गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, उनसे ये भी तो कोई पूछे कि ये बताइए कि इस तरह के कार्य करने से पुलिस का व्यक्तिगत क्या फायदा है। बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पुलिस का व्यक्तिगत क्या फायदा है।
एज ए विभाग शासन ने एक नीति बनाई कि हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखें। मेरिट बेस्ड पोस्टिंग हुई, भर्तियां भी बहुत साफ सुथरे तरीके से की गई, नए लोग आए, एज प्रोफाइल कम हुआ और उस पर कार्रवाइयाँ, अपराधियों को चुन के उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई। उनको अभियुक्त, उनके केसेस की पैरवी सही गई, उनको उसमें सज़ा दिलाई गई। कुछ ऑपरेशन हुए, उसकी जांचें हुई, चाहे वो जुडिशियल जांचें हो, जुडिशियल कमीशन हो, सभी जगह सभी चीज़ें तो पूरी की गई। आपको क्या ये लगता है कि इतने बड़े सिस्टम में सब चीज़ गलत करके कोई ऐसे ही बच जाएगा?